नमस्कार, मैं बी डी अग्रवाल चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज का हमारा चर्चा का विषय है सेक्शन 41 ऑफ इनकम टैक्स 1961 that is relate to the remission cessation of the trading liability। सेक्शन 41 लागू होता है उन करदाताओं के लिए जो व्यापार कर रहे हैं या इन प्रोफेशन में हैं। जब हम व्यापार करते हैं तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, माल खरीदते हैं, माल बेचते हैं और बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती हैं जो रूटीन में चलती रहती हैं और कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जो पुराने हो जाते हैं, जिनको पेमेंट करना है या ना करना ये डिपेंड करता है सिर्फ चांसेस पर। तो आज हमारा सब्जेक्ट है वो यही है कि जो आपकी ऐसी लायबिलिटी है जिसको पेमेंट नहीं करना है या जो आपके डेटर्स हैं जिनसे आपकी उगाही होगी या नहीं होगी, या आपने जिनका प्रोविज़न अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिटर्न ऑफ कर दिया है लेकिन बाद में रिकवरी हो जाती है, तो उस पर टैक्स लायबिलिटी क्या बनेगी। तो आज का जो सब्जेक्ट मैटर है दैट इज़ ओनली सेक्शन 41 रिलेट्स टू द असेसी हु कैरी ऑन ए बिजनेस ऑफ प्रोफेशन regardless of the nature of the business or profession and applies to all assessees। मतलब इंडिविजुअल से लेकर कंपनी, सोसाइटीज़ जो भी बिजनेस व्यापार करती हैं उन सब के लिए अप्लाई होता है। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन डीविंग प्रोविजन टू एंश्योर रिकवरीज और रेमिशंस ऑफ अमाउंट्स प्रीवियसली अलाउड एज ए डिडक्शन और एक्सपेंसेज आर बॉट बैक टू टैक्स and prevents to the taxpayer to enjoy double benefit। अब what is the enjoy double benefit? enjoy double benefit का मतलब यह है कि आपने एक खर्चा जो पहले अपनी रिटर्न में क्लेम कर लिया, आपको उसकी लायबिलिटी से आपकी खर्चा मुझे मिल गया, आपकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी कम हो गई, लेकिन बाद में आपको वो खर्चा नहीं करना होता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि आपने माल ख़रीदा, 1 लाख रुपए का माल ख़रीदा और आपने 90,000 रुपये का उसका पेमेंट कर दिया। तो जब आपने अपनी बैलेंस शीट बनाई तो उसमें परचेज अकाउंट में आपने 1 लाख रुपये डेबिट कर दिया और आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपये से घट गया। लेकिन 2 साल बाद क्या हुआ? क्वालिटी डिफरेंस हो गया, कोई डिस्प्यूट हो गया या आपने वो अकाउंट 90,000 रुपये में सेटल कर दिया, तो वो जो 10,000 रुपये जो उसके खाते में जमा थे सप्लायर के, वो आपकी इनकम में जुड़ेगा। दिस इज़ द ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से जैसे मैंने अभी बताया था, आपका डेटर्स हैं, अब डेटर्स आपके रिलाइज नहीं हो रहे और आपने उनको रिटर्न ऑफ कर दिया, तो लेकिन बाद में आपने एफर्ट्स किए और वो पैसा आपको रिकवर हो गया। जब आपको पैसा रिकवर हो गया तो वो आपकी आमदनी में जुड़ेगा। तो इस तरीके से डबल बेनिफिट डालें। आप एक बार खर्चा मुजरा हो गया, एक बार आपने डेबिट का मुजरा ले लिया, तो बाद में जब रिकवरी हो रही है वो भी आपकी इनकम में जुड़ेगी। अब इस सेक्शन का स्कोप क्या है? इट अप्लाइज टू द हेड्स ऑफ रेवेन्यू एंड ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट like allowances or deduction was granted in earlier years, but now if any benefit is derived by way of remission or cessation falls under taxable income, but it not applied to the capital account। अब क्या है, रेवेन्यू और कैपिटल क्या है? जैसे मैंने आपको ऊपर भी एक्सप्लेन किया कि जो खर्चे हमने मुजरा ले लिए, जो आपकी परचेजेज हैं, जो सेल्स हैं और जो एक्सपेंसेज हैं जो आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डालते हैं वो रेवेन्यू आइटम कहलाते हैं। और जो आइटम आपके बैलेंस शीट में अपीयर होते हैं उनको कैपिटल अकाउंट कहते हैं। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? आपकी कैपिटल है, आपकी जो लोन ले रखे हैं आपने व्यापार चलाने के लिए,
सिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, वो सब कैपिटल अकाउंट में आते हैं। तो ये जो स्कोप है इस सेक्शन का, वो स्कोप केवल रेवेन्यू आइटम्स के ऊपर है और कैपिटल अकाउंट पे नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैंने XYZ से एक लोन लिया 1 लाख रुपए का, और मैंने उस लोन का पेमेंट नहीं करना है, टाइम बार्ड हो गया, लोन का पेमेंट नहीं कर रहा, सामने वाला क्लेम नहीं कर रहा, तो वो सेक्शन 41 में नहीं जोड़ा जा सकता। 41 में केवल रेवेन्यू अकाउंट की ही चीज़ें जोड़ी जाती हैं। दूसरा, ये जो सेक्शन 41 है, इट अप्लाइज टूअर्ड सक्सेसर आल्सो। सक्सेसर मीन्स जैसे आपकी प्रॉपर्टीशिप कंसर्न है और आपने उसको कन्वर्ट कर दिया पार्टनरशिप फर्म में, तो पार्टनरशिप फर्म सक्सेसर हो गई। एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो गई, तो मर्ज होकर जो नई कंपनी में मर्ज हुई वो उसका सक्सेसर हो गया। तो इस कंपनी की जो लायबिलिटी थी, जो पुरानी लायबिलिटी थी, और उसका एडवांटेज सक्सेसर को मिलता है, वो इसके अंदर लागू इस पर अप्लाई होगा और सक्सेसर को टैक्स देना पड़ेगा। अब इसमें बहुत सारा इशू ऐसा आता है, जब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग असेसिंग ऑफिसर डिटेल मांगता है आपकी हिस्ट्री की अकाउंट कौन से। हिस्ट्री के अकाउंट का मतलब होता है कि आपका उन अकाउंट में रेगुलर ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा। जब जो रेगुलर ट्रांजैक्शन नहीं होता तो उनको हिस्ट्री की अकाउंट कहते हैं, और डिपार्टमेंट ये ट्राई करता है कि भाई वो हिस्ट्री की अकाउंट है, वो आपने पेमेंट नहीं करना है। जैसे क्रेडिटर्स 3 साल से आ रहे हैं आपके, तो वो उसका प्रिजम्पशन होता है डिपार्टमेंट का, भाई आपने पेमेंट नहीं करना है, इसलिए इसकी इनकम कौन नहीं मानी जाए। लेकिन लिमिटेशन यहाँ अप्लाई नहीं होती। इट हैज बीन हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ CIT वर्सेस महिंद्रा एंड महिंद्रा कि जो भी आपकी लायबिलिटी आ रही है, जब तक असेसी स्वतः उसको रिटर्न ऑफ नहीं करेगा, जब तक वो इनकम में नहीं जोड़ी जा सकती। तो इस तरीके से लिमिटेशन एक्ट यहाँ लागू नहीं होता है, और तो जब असेसी उसको रिटर्न ऑफ करेगा जब भी टैक्स होगा। ऐसी डेप्रिसिएबल एसेट है। डेप्रिसिएबल वो होती है जो आपकी कैपिटल एसेट है, एक फर्नीचर फिक्चर है, कंप्यूटर है, और इस पर रेगुलर आप डेप्रिसिएशन ले रहे हैं, और डेप्रिसिएशन लेने के बाद आपने वो एसेट बेच दी, तो यदि वो एसेट आपने बेची और WDV वैल्यू से उसकी ज़्यादा कीमत है, तो उसका जो डिफरेंस है वो आपकी इनकम में जुड़ेगा। एक सेक्शन 35 हुआ करता था, तो उसके अंदर क्या है कि साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस आपको अलाउ हुआ करते थे, और यदि मान लो वो रिटर्न ऑफ हो गए, आपको डिडक्शन मिला हुआ है और बाद में रिकवर हो गया, तो उस पर टैक्स लग जाएगा। ऐसे ही ये साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस भी अलाउ होते थे, और यदि वो बाद में आप रिकवर कर रहे हैं तो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। मैंने बैड डेप्ट के बारे में आपको बताया ही कि भाई ये डेटर्स हैं, आपने एक बार रिटर्न ऑफ कर लिया, लेकिन बाद में आपकी रिकवरी हो गई, तो जो रिकवरी कर ली वो आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा। It can be illustrated like if a deduction was allowed for a special reserve under section 36(1)(8), any amount subsequently withdrawn from the reserve is deemed the business income in the year of withdrawal and also applied if the business has ceased. Section 36(1)(8) deals with the specified entity for financial institution and other eligible businesses which reserved for allowing to create and allowable deduction। बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक हैं, बैंक को ये परमिशन होती है कि वो एक सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करते हैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, और जब सीक्रेट रिजर्व होता है उसकी एक स्पेसिफिक परसेंटेज है कि प्रॉफिट का उस अमाउंट तक वो सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं, तो वो सीक्रेट रिजर्व जो है वो खर्चा मुजरा मिल जाएगा। लेकिन यदि वो रिवर्स करते हैं, आप इसको रिजर्व से उठाते हैं, तो उसमें टैक्स लगेगा। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। ऐसे ही बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूशंस हैं। तो जब आपका बिजनेस वो हो जाता है, जिसको सेक्शन 41(5) कहता है सेसेशन ऑफ द बिजनेस, इफ द बिजनेस ऑफ प्रोफेशन सीजेज एंड there arises income is chargeable under above referred sections, or loss is other than the speculation loss incurred in final year or business that could be set up otherwise elsewhere may be set up against the deemed income. In other words, section 41(5) allows unabsorbed losses
of a defunct business to be used to be absorbed section 41 income arising on the closure। ये जो डिफरेंट बिजनेस का मतलब जो होता है कि आप कारोबार कर रहे हैं और कारोबार करके आपकी एक्टिविटी बंद हो गई है और एक्टिविटी बंद करके आपके कोई अनअब्जॉर्ब्ड बिजनेस लॉस आ रहे हैं या अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आ रहा है, तो वो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और बिजनेस लॉसेज हैं। और जब आपका बिजनेस बंद हो गया और उसमें रिकवरी हुई तो वो इनकम मानी जाएगी, तो उस इनकम के अगेंस्ट वो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन मुजरा मिल जाएगा, अनअब्जॉर्ब्ड लॉस का भी मुजरा मिल जाएगा यदि वो लिमिटेशन है, वो 8 साल की पीरियड है। लेकिन जो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का टाइम लिमिट कोई नहीं है, तो इसलिए उससे मुजरा मिल जाएगा। तो मेरा कहने का जो तात्पर्य है छोटे से सेक्शन को, जिसकी इम्पोर्टेंस एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे डिस्प्यूट्स पैदा होते हैं कि कौन सी ये इनकम में जुड़ना चाहिए नहीं जुड़ना चाहिए। तो नाउ कंसेप्ट इज़ वेरी क्लियर। जो खर्चा आपने पहले मुजरा ले रखा है और आपको उसकी रिकवरी हो जाती है तो वो आपकी इनकम में जुड़ेगा। लेकिन ये सेक्शन डील करता है केवल ट्रेडिंग रिसीप्ट्स को, केवल रेवेन्यू आइटम को, कैपिटल आइटम को डील नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल, जैसे आपने बैंक से लोन ले रखा है, बैंक से आपने 10 करोड़ रुपए का लोन ले गया, बैंक से आपका डिस्प्यूट हो गया, आपका अकाउंट एनपीए हो गया, कोई कारण रहे और आपने बैंक के साथ वन टाइम सेटलमेंट कर लिया और बैंक के में जो सेटलमेंट किया वो 10 करोड़ रुपये की लायबिलिटी आपने 6 करोड़ में सेटल कर दी। तो 4 करोड़ रुपये जो आपकी प्रिंसिपल लोन कम हुआ बैंक का, वो रेवेन्यू नहीं है, लेकिन इसकी इंटरेस्ट जो आपको पेबल है और इंटरेस्ट को रिवर्स किया है तो उस पर टैक्स लगेगा। तो ये कैपिटल और रेवेन्यू का फ़र्क यहाँ बड़ा क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से ये सेक्शन खाली डील करता है रेवेन्यू में। मैं समझता हूँ कैपिटल और रेवेन्यू का डिफरेंस मैं आपको बता पाया हूँ। इसी तरीके से जो सेसेशन लायबिलिटी है आपका कब टैक्स लगेगा वो भी मेरे ख्याल से काफ़ी क्लियर होगा। अब व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ सेक्शन? रिकवरी ऑफ सच एक्सपेंडिचर, लॉस और लायबिलिटी इज taxable on recondition that it was allowed as a deduction under section 41(1)(a) is a deeming fiction, and the burden to prove that a particular benefit or receipts fall within the four corners of section 41(1) lies upon the revenue। रेवेन्यू का मतलब असेसिंग ऑफिसर को ये बताना पड़ेगा कि जो आपने रिटर्न ऑफ किया है, जो डीम्ड इनकम है, इसको हम डीम्ड इनकम भी कह सकते हैं, कोई एक्चुअल इनकम तो हुई नहीं, आपने पहले मुजरा ले लिया लेकिन आमदनी आज हुई है, रिटर्न ऑफ किया है, तो इट इज़ ए डीम्ड इनकम। तो वेदर ये डीम्ड इनकम है या नहीं, ये डिपार्टमेंट के ऊपर ऑनर्स है, वो इसको इस्टेब्लिश करेगा। मैं समझता हूँ एक छोटा सा सेक्शन है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके इसके प्रोविजन क्लियर होंगे। यदि आपको कोई भी क्लैरिटी हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो मेरे मोबाइल नंबर पर बात कर सकते हैं, मेरे मेल ID पे। धन्यवाद।